मेरे गलत समय पे, मेरे एडवर्स कंडीशन पे हमको कोई साथ नहीं दिया, तो हम भी किसी का नहीं करेंगे। यूथ में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम अब बहुत हो रही है, क्योंकि अब गाँव के लोग होते हैं, उनके पास लैक ऑफ अवेयरनेस होता है, उनको पता ही नहीं रहता, उनके डिजीज़ ही नहीं पता रहते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या कैंपेन चलाएं या पॉलिसी लेवल पे काम होना चाहिए? हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम है, बट उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। ऐसा कोई चीज़ छूट गया है सर, उस चीज़ का रिग्रेट हो अभी? जब हमको लगता था कि मेरे पास कुछ नहीं है और अगल बगल में इतने लोग हैं, इतने संपन्न लोग हैं, कोई मेरा हेल्प क्यों नहीं करता है। क्रिटिसिज्म और अप्रिशिएशन को भी मतलब एक जैसा देखना चाहिए। क्रिटिसिज्म अगर आपको मिल रहा है और आपको लग रहा है कि अब एक्सट्रीम हो गया है, तो आप कैसे हैंडल करते हैं उस चीज़ को? वहाँ पे जाकर के कैंप लगाओ, वहाँ पे लोगों को समझाओ। इवन लोग ऐसे होते हैं ना कि आप फ्री में टेस्ट कर रहे हैं ना, वो नहीं करवाना चाहते हैं। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो जो यंग जनरेशन है या जो वर्किंग एम्प्लॉयज़ भी हैं, उनमें मेंटल इलनेस ज़्यादा देखी जा रही है। फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या होता है कि बच्चे अब जो है लॉज में बैठे हैं या फिर वो लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, तो उनका फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं हो पाता है। इंडिया गाँवों में बसता है, ठीक है। यदि आपको काम करना है, यदि आपको कुछ चेंजेस लाना है, तो आपको गाँव में जाना पड़ेगा। वो फर्स्ट जो फीलिंग आता है ना डॉक्टर बनने की, वो लगता है कि अरे हम दुनिया में अब सबसे बड़ा आदमी बन गए हैं। जब कोई बेबस आंखें बड़ी उम्मीद लिए पूछती है कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना, या कोई बूढ़ी आंखें जब बोलती है बस ये दर्द ठीक हो जाए डॉक्टर बाबू, तब वो डॉक्टर सिर्फ एक प्रोफेशनल नहीं होता, तब वो एक उम्मीद बन जाता है। और आज हम सुनिए ना पॉडकास्ट में मिलने जा रहे हैं एक ऐसे ही डॉक्टर से जो एक फरिश्ते हैं। एक ऐसे डॉक्टर जो सरकारी हॉस्पिटल में काम करने के बावजूद हर संडे अपना वक्त निकाल के शहर की सुविधाओं से दूर मिलने जाते हैं वैसे ही लोगों से जो बड़ी उम्मीद लिए बैठे रहते हैं, बिना किसी फ़ीस, बिना किसी शो ऑफ, सिर्फ सेवा और समर्पण लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट में। सर सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। आपका अब तक का सफ़र क्या रहा और आप जो ये काम करते हैं उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, उसके पीछे की कहानी क्या है? ये कहानी है एक छोटा सा जो मशहूर जो शेर है, मैं उससे शुरू करना चाहूँगा कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो ये कहानी है दरभंगा के एक सुदूर गांव का एक जो बुहरवा गांव है, वहाँ से ये शुरू होता है। एक मामूली लड़का था, जो गांव का जो लड़का होता है वही था। जो स्कूलिंग है वो सरकारी स्कूल से हुआ। जो 10th की पढ़ाई है वो गांव से दूर 6-7 किलोमीटर दूर एक हाई स्कूल से हुआ। साइकिल से जाता था, आता था, तो वहीं से शुरू हुई थी। उसके बाद जो 10th पास करने के बाद लगा कि साइंस पढ़ना चाहिए, तो साइंस लिया। और मैथ बायो में लगा कि हम बायो अच्छे से तैयार कर सकते हैं, कम रिसोर्सेज में उसको कर सकते हैं। और नहीं पता था कि बायो के साथ साथ हम डॉक्टर भी बन सकते हैं। तो कुछ ऐसा था, इसी तरह से जर्नी चल रहा था। सोच था कि लाइफ में ठीक है, आईएससी कर लिया, बीएससी एमएससी करके कुछ कहीं पर सेटल हो जाऊं, या फिर जो जनरल कंपटीशन का है उसके तरफ जाऊं। तो इसी बीच में एक घटना हुआ था। जब मैं +2 में था, तो वहाँ पे दरभंगा मेडिकल कॉलेज में सरस्वती पूजा देखने के लिए गया था। वहाँ पे बहुत अच्छा सरस्वती पूजा होता है, तो हम लोग अपने ग्रुप के बच्चों के साथ वहाँ गए थे। तो वहाँ देखा कि जो डॉक्टर्स थे, तो उनको स्पेशल मतलब रिगार्ड के साथ, उनके साथ अच्छे से वेलकम किया जाता था, और जो नॉर्मल लोग थे उनको ऐसे ही दिखा करके और हटा दिया जाता था। तो वहाँ से लगा कि नहीं, ये चीज़ जो है वो स्पेशल है, इस चीज़ के लिए हमको काम करना चाहिए, चाहे ये हमको करना चाहिए। वहाँ से ये फील हुआ, और वहीं से ये पहली बार सोचा कि हमको भी डॉक्टर बनना चाहिए। तो फिर लगा कि हम तो बायो के स्टूडेंट हैं ही, तो हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं।
अब इसके बाद मैं जब अपने इस सोच को लेकर के अपने गांव में गया तो जो सबसे पहला जो विरोध था वो वहीं से शुरू हुआ, क्योंकि उस समय में मेरे एरिया में कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर नहीं था। तो सबको लगा कि ये कुछ देख करके आ गया है और ये ज़िद्दी है, अपना ज़िद कर रहा है कि हाँ यही करना है हमको। तो सबों ने समझाया, गांव के लोग भी, घर के लोग भी, कि नहीं ये जो चीज़ें हैं वो महंगी, डॉक्टर जो मेडिकल की पढ़ाई होती है वो महंगी होती है। आज तक तुमने किसी को देखा है बनते हुए अपने गांव में या अपने आसपास में? तो ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं करना है। जनरल कंपटीशन का तैयारी या फिर उस तरफ जहाँ पे जो चीज़ हम कर सकते हैं, जो हमारे बस में है, क्योंकि फैमिली भी फार्मर फैमिली से थे, किसान परिवार से थे, तो उतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम तैयारी कर सकते थे अच्छी जगह पे या कुछ कर सकते थे। तो वहीं से था। बट क्या था कि एक उस टाइम में जो आप लिटरली बोल सकते हैं कि ज़िद, वो एक ज़िद था कि हाँ हमको करना है तो यही करना है, नहीं तो और कुछ नहीं करना है। तो उसी में फिर उसी को मैं कंटिन्यू किया और एक दिन ये हुआ, लिटरली मैं भाग करके पटना आ गया घर से कि हाँ अब जो करना है यही करना है। और वहीं से एक स्ट्रगल शुरू हुआ। घर से कुछ सपोर्ट मिलता था कि हाँ, लिमिटेड रिसोर्सेज थे घर में भी, बहुत कुछ वो लोग सपोर्ट नहीं कर सकते थे। और उसके बाद यहाँ पे फिर स्ट्रगल शुरू हुआ और धीरे धीरे करके जब 2011 में मेरा कुछ मार्क्स के लिए एमबीबीएस में रिजल्ट नहीं हुआ, तो वहाँ थोड़ा बहुत एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं अब हम कुछ कर सकते हैं, थोड़े के लिए रह रहे हैं। तो फिर घर से रिसोर्सेज मिला, वो लोग अरेंज किए। फिर उसके बाद 2012 में मेरा सिलेक्शन एमबीबीएस में गया मेडिकल कॉलेज में हुआ। अब जब गया मेडिकल कॉलेज में आया, एमबीबीएस में आया, तो लगा कि नहीं अब भी तो ठीक है, अब ज़िंदगी तो अब एक पटरी पे चल रहा है, बहुत अच्छी जगह पे अब आ गए हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन क्या था कि जब फर्स्ट ईयर में था तो उसी समय मम्मी बीमार हुई। एक्चुअली वो बीमार पहले से ही थी। वो क्या करती थी, जैसे हमने बताया कि गांव का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो क्या है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, तो उनको पेट में दर्द होता था तो वो दर्द का दवा लेकर के खा लेती थी, ठीक हो जाती थी। वो सोचती थी कि अभी अपने में ज़्यादा इन्वेस्ट कर लेंगे तो फिर बच्चों में पढ़ने में दिक्कत होगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि उनका जो बीमारी है वो लेट स्टेज में चला गया। और जब मैं बाद में उनको टीएमएच मुंबई ले गया तो वहाँ पता चला कि अब ये लेट स्टेज में है, अब इस बीमारी का कुछ नहीं किया जा सकता है। तो वहीं से लगा कि उनको मैं पूछा डॉक्टर साहब से, मैं उसमें फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट था। तो डॉक्टर साहब को पूछे कि सर क्या कर सकते थे कि यहाँ इनको बचाया जा सकता था? तो वो बोले कि इस बीमारी में जो है वो अर्ली डायग्नोसिस से ही कुछ किया जा सकता है, समय से पहले यदि जांच हो जाए तभी कुछ कर सकते हैं, वरना कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वहीं से ये लगा था कि बड़े से बड़े डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते हैं जब आपका बीमारी एडवांस स्टेज में चला जाता है। तो वहीं से लगा था कि नहीं, हमको अर्ली डायग्नोसिस, समय से पहले इलाज और जांच और इलाज और अवेयरनेस, जो जागरूक नहीं है लोग, उनके लिए काम करना है। वहीं से एक मन में ठान लिया था कि यही जो चीज़ें हैं उसको हम ज़िंदगी में आगे जा कर के इसी की तरफ बढ़ना है। तो मैं जब एमबीबीएस कंप्लीट किया, इंटर्नशिप में भी देख रहा था बहुत सारे लोग जो हैं स्ट्रोक वाले, जो लकवा वाले लोग आते थे जब मैं ड्यूटी पे लगा एमबीबीएस करने के बाद। वहाँ भी देखा कि वो लोग भी अवेयर नहीं है कि ये जो स्ट्रोक है वो हाई ब्लड प्रेशर के कारण हो रहा है। वो लोग भी कभी बीपी का चेक नहीं कर, बीपी जांच नहीं करवाया अपने लाइफ में, इसके कारण इस परिस्थिति में है। वहाँ न्यूरोलॉजिस्ट भी नहीं थे कि वहाँ अक्सर जनरली जो है वो लोग एक जो है वो ख़राब ही हो जाता, तो वहाँ से पटना भेजा जाता था, रास्ते में बहुत सारे लोग दम तोड़ देते थे। तो वहीं से लगा कि नहीं, अभी हमको इस डायरेक्शन में ही काम करना है और यहाँ पे लोग काम करने वाले नहीं हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो जो कंफर्टेबल जोन चाहिए होता है, हर एक आदमी को चाहिए होता है कि काम करने के लिए। और दूसरी बात है कि जो आप अर्ली डायग्नोसिस के लिए काम करेंगे, गाँवों के लिए काम करेंगे, तो वहाँ पे पैसा नहीं है। सर, जैसा कि आपने अभी बताया कि आपने गया मेडिकल कॉलेज से अपनी मेडिकल की डिग्री हासिल किया, तो कॉलेज लाइफ के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि वो तो एक अलग ही दुनिया होती है, तो उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी। सर, अभी जो बिहार है वो
उसमें सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है, तो हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि मतलब फ्यूचर लाइज़ हियर। बट एक प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे यूथ हैं वो अपने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, या कहीं कि देना नहीं चाहते, या इनिशियल स्टेज पे नहीं देते हैं। तो उनका ये है कि जब तक कुछ सीरियस नहीं हो जाता तब तक वो मतलब उस चीज़ की तरफ देखते ही नहीं। तो आप कुछ ऐसा शॉर्ट रूटीन या कुछ ऐसा जो वो अपने डेली लाइफस्टाइल में इन्वेस्ट कर सकें और पर उन्हें अच्छा इफ़ेक्ट आए। देखिए क्या है ना कि आज ये जो लाइफ जो है ना आज का फास्ट हो गया है। जैसे अभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं जो कंपटीशन के लिए, जनरल कंपटीशन के लिए, तो वो एक रेस में लगे हुए हैं। उनको उनको खाना बनाने का समय नहीं है, उनको अपने लिए केयर करने का, क्योंकि वो कोई 10 घंटा पढ़ रहा है, कोई 12 घंटा पढ़ रहा है। तो वो मेन चीज़ है आदमी का जो लाइफ स्टाइल है। अब क्या है कि आप बाहर का खाना खा रहे हैं, कोई फ़ास्ट फूड खा कर के रह जा रहा है, कोई चाउमीन, कोई डोसा ऐसे खा कर के रह जा रहा है। तो ये हमारे शरीर पे एडवर्स इफ़ेक्ट डालते हैं, ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। 1 दिन 2 दिन ठीक है, लेकिन यदि ऐसा हमेशा चल रहा है तो वो नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा है कि मेंटल हेल्थ जिसकी आप बात कर रहे थे, यूथ में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम अब बहुत हो रही है, क्योंकि अब क्या है कि जो जितने बेरोज़गारी है, जितने कम लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, तो उन पर एक स्ट्रेस आता है कि अब जल्दी से सेलेक्ट होना है। कोई 30 क्रॉस कर जा रहा है और तभी तक उनका लाइफ सेट नहीं हो पा रहा है, तो वो एक प्रेशर होता है। तो सबसे आसान तरीका है कि कोशिश करें कि आप घर का बनाया खाना खाएं, जो प्रॉपर चावल, दाल, सब्जी, ये जो प्रॉपर खाना है वो खाएं। फास्ट फूड को अवॉइड करें जितना हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें उसको। और दूसरी बात है फ़िज़िकल एक्टिविटीज़। क्या होता है कि बच्चे अब जो है लॉज में बैठे हैं या फिर वो लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, तो उनका फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं हो पाता है। तो कम से कम आप दिन में 30 मिनट्स फ़िज़िकल एक्टिविटी, ब्रिस्क वॉक, जो तेज़ तेज़ टहलना है, ये कम से कम आप यदि करते हैं, जब भी आपको टाइम मिले, सुबह शाम कभी भी टाइम मिले, रेगुलर ज़रूरी है तो करते हैं। और यदि 18 प्लस हैं तो बीपी का चेक कराएं और शुगर का चेक करवाएं। साल में कम से कम एक बेसिक जो टेस्ट है वो करवा लेते हैं, तो जो डिजीज़ है उससे आप दूर रहेंगे और अपने आप को बचा सकते हैं इस चीज़ों से, बीमार होने से। आप एक डॉक्टर हैं, लेकिन उसके बावजूद आप एक सोशल चेंज लाना चाहते हैं, तो आपने चीज़ों को करीब से देखा है। तो बिहार लेवल या इंडिया लेवल पे ही कह लें, तो एक ऐसा कोई सिस्टमैटिक चेंज जो हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए इम्पैक्टफुल रहेगा। देखिए, इंडिया गाँवों में बसता है, ठीक है। यदि आपको काम करना है, यदि आपको कुछ चेंजेस लाना है, तो आपको गाँव में जाना पड़ेगा। जब तक आप गाँव नहीं जाते हैं, जब तक आप गाँव को विज़िट नहीं करते हैं, तब तक आपको जो ग्राउंड लेवल पे जो चैलेंजेस है नहीं पता चलेगा। तो मैं वही कर रहा हूँ, मैं जा कर के देख रहा हूँ। जब 60 साल का कोई बुज़ुर्ग होता है, उसका मैं पहली बार जब उनके हाथ में बीपी कप लगता है, तो उनको लगता है कि ये कुछ दब क्या रहा है। उनको पहली बार कोई आकर के उनके हाथ में बीपी कप लगाता है 60 साल की एज में। तो वो चैलेंज, क्योंकि उनका अभी तक कोई जाँच ही नहीं हुआ। शुगर करने के लिए जाते हैं तो डर लगता है कि क्या कर रहे हैं, कभी जांच ही नहीं हुआ। और उनका किसी का बीपी 200/100 ऐसे करके, शुगर 400-500 ऐसे है। तो यदि आपको कुछ करना है तो लोगों को अवेयर करना, प्रिवेंटिव पार्ट जो है उस पे ध्यान देना पड़ेगा। ट्रीटमेंट ठीक है, हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक प्रिवेंटिव पार्ट पे हम ध्यान नहीं देंगे, जो डेवलप कंट्री है उसका जो कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ केयर है, जैसे हमारा जो हेल्थ केयर होता है वो 2 टाइप का होता है, एक फैसिलिटी बेस्ड, एक कम्युनिटी बेस्ड। तो फैसिलिटी बेस्ड मतलब हुआ कि जो हॉस्पिटल है, जो सेटअप है, एम्स, IGMS, PMCH, ये हॉस्पिटल बेस्ड फैसिलिटी बेस्ड है, यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन कम्युनिटी बेस्ड मतलब क्या है, गाँव में जा कर के काम करना, लोगों के बीच में जा कर के काम करना। तो उस पे हम अभी भी बहुत कम ध्यान दिए हैं। वो जो काम है अभी भी गाँव में, जो आशा है, ANM है, उसी के भरोसे है। अभी भी डॉक्टर वहाँ पे बहुत कम पहुँच रहे हैं। तो गाँव में जब तक डॉक्टर नहीं जाएंगे, हेल्थ चेकअप नहीं होगा, स्क्रीनिंग नहीं होगा डिजीज़ का, तब तक हम जो टर्शरी केयर सेंटर पर जो इतना भीड़ है, इतना ICU का नीड है, नहीं मिल पा रहा है, उसको हम कम कर सकते हैं। यदि गाँव में अच्छे से काम करें तो हम उस चीज़ को कम कर सकते हैं। टर्शरी लेवल पे जो है, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ का नीड है, उसको हम कम कर सकते हैं। तो वो ज़रूरी है, वो करना ज़रूरी है, तभी हम कुछ चेंजेस ला सकते हैं।
यदि हमको हेल्थ केयर के फील्ड में चेंजेस लाना है, गाँव के लेवल पे काम करना पड़ेगा। जैसे बोला कि जो गांव के लोग होते हैं उनके पास लैक ऑफ अवेयरनेस होता है, उनको पता ही नहीं रहता, उनके डिजीज़ ही नहीं पता रहते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या कैंपेन चलाएं या पॉलिसी लेवल पे काम होना चाहिए या बहुत सारे हेल्थ पॉलिसीज़ भी हैं, प्रोग्राम भी हैं, जैसे हाइपरटेंशन डायबिटीज़ के लिए, इसके लिए भी प्रोग्राम है। जो महिला है, जो बच्चे हैं, उसके लिए प्रोग्राम है। हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम हैं, बट उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। वो उसको जो गाँव के लेवल पे उसको लोग पहुंचा नहीं पा रहे हैं। लोगों को नहीं पता है। लोगों को इवन अभी जो हमने आयुष्मान भारत योजना की बात करें, तो बहुत सारे लोगों का गांव में है जिनको हेल्थ कार्ड बना है, जिनको 5 लाख तक का जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो फ्री में मिलेगा। उनके पास कार्ड है, लेकिन उनको पता नहीं है कि इस कार्ड को कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। किसी को सर्जरी होना है, लेकिन उसका वही स्टेज है, उसको उस कार्ड से सर्जरी हो सकता है, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये लेकर के कहाँ जाएँ, क्या करें। तो ये चीज़ें चैलेंजेस है। तो अभी भी अवेयरनेस यदि हम लाते हैं गाँव के लेवल पे, तो हम बेटर आउटपुट ला सकते हैं हेल्थ केयर में। सर, आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर होते हुए भी एक अच्छे कुक हैं, हमने ये रिसर्च किया है, तो आप उसके बारे में कुछ बताएं। नहीं, देखिए, मैं अपने लाइफ को एंजॉय करता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ, जैसे मैंने आपको बोला कि गाँव में जाता हूँ इतने, तो मैं जहाँ भी जाता हूँ गाँव में आपको जो गाँव का चीज़ें हैं उसको एक्सप्लोर करता हूँ, वही उसी को एंजॉय कर लेता हूँ। दूसरी बात है कुकिंग, तो मैं कुकिंग शुरू से ही, जब मैं क्योंकि लॉज में रहा हूँ तो पता होगा कि लॉज के लड़के को कम से कम चावल दाल चोखा बनाने आ जाता है। तो वो वहीं से शुरू हुआ था कुकिंग। जब पहली बार पटना आया था तो फिर खुद से बनाना होता था। वो जो एक ही कुकर में आप दाल डाल दो, उसी में एक पॉट में चावल डाल दो, बगल में आलू डाल दो, तो वो चीज़ें जो है वहीं से शुरू हुआ था। धीरे धीरे कुछ दिन के बाद रोटी बनाना सीख गया। फिर उसके बाद लगा कि नहीं, ठीक है, हमको सेल्फ डिपेंडेंट भी होना चाहिए। तो जब भी ये एक मेरा पैसन है, जब भी मन हुआ तो फिर चलो आज कुकिंग की तरफ चलते हैं, आज खाना बनाते हैं। तो अच्छी चीज़ें हैं, ये अच्छी चीज़ें भी हैं। आप ये यदि करते हैं तो फिर आप फास्ट फूड, जंक फूड, उससे आप दूर भी हो सकते हैं। तो ये युवाओं में खास, अब वो ज़माना नहीं है कि अब सिर्फ लड़कियों का ही काम है खाना बनाना। अब लड़कियां भी ऑफिस जा रही हैं और जेंट्स भी हैं। बहुत अच्छे वो हमारे सर्किल में भी, हमारे भी बहुत सारे फ्रेंड हैं जो बहुत अच्छे खाना बनाते हैं। तो ये सबके साथ होना चाहिए। हर एक आदमी में ये होना चाहिए कि वो खाना कम से कम बनाना जानता हो। तो कुकिंग के अलावा भी आपकी कोई हॉबीज हैं सर? कुकिंग के अलावा भाई एक ही है, ये मैं सोशल एक्टिविटीज़ में इसी में लगा हूँ। अपना जो भी हर एक सैटरडे संडे होता है वहीं जाता हूँ और काम करता हूँ। आपका ये जो काम का प्रेशर है और लोगों के एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि आप सोशल वर्क करते हैं तो लोग आपको जानते हैं और उनको आपसे एक्सपेक्टेशंस रहती होंगी, जाहिर बात है। तो आप इन सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं? मतलब कभी ऐसा लगा हो कि नहीं अब तो नहीं हैंडल हो रहा है, या कभी आप बैठ के रोए हो, ऐसे इमोशनल हो गए हो? नहीं, देखिए, शुरू के स्टेज में जो होता है ना, जो स्ट्रगल वाले फेज़ था, जब हमको लगता था कि मेरे पास कुछ नहीं है और अगल-बगल में इतने लोग हैं, इतने संपन्न लोग हैं, कोई मेरा हेल्प क्यों नहीं करता है। उस फेज़ में वो रोना आता था। लेकिन अब उसके बाद क्या होता है ना कि आप जितनी लाइफ़ में ठोकर खाते हैं, जितनी आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, उतना आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो धीरे धीरे करके अब नहीं होता है कि लाइफ में एक स्टेज आता है। एक आपने कहावत सुना होगा कि ज़िंदगी ने इतना डरा दिया है कि अब डर से डर लगना ही बंद हो गया है। तो अब उस फेज़ में है। अब दिक्कत नहीं होता है, अब डर नहीं लगता है कि क्या होगा। जैसे अपनी बात करूँ तो मैं अपना 70 to 80% सैलरी ऐसे ही खर्च कर देता हूँ। तो हमारे आसपास के लोगों को डर लगता है कि अरे इसका फ्यूचर क्या होगा, बूढ़ा होगा तो कैसे रहेगा, इसके पास अभी घर नहीं है, इसके पास ज़मीन नहीं है, ये कुछ से बैंक बैलेंस नहीं है। लेकिन मुझको डर नहीं लगता है, क्योंकि मैंने देखा है, उस दिन को भी देखा है जिस दिन मेरे पास 10 रुपया 20 रुपया मेरे पॉकेट में है और हमने दिन गुजार लिया। तो अब वो डर नहीं लगता है, अब लाइफ स्मूथ चलता है। और दूसरी बात है कि आपको काम तब बोझ लगने लगता है जब आप काम को काम समझते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। मैं बोला कि मैं जब भी जाता हूँ काम करने के लिए, संडे को कभी कभी ये होता है कि 22-24 आवर तक लगातार जर्नी कैंप ऐसे चलता है। लेकिन जब भी बीच में टाइम मिला, फ़ोटो सेशन भी मेरा हॉबी है। ठीक, मैं जा कर के जो नेचुरल चीज़ें हैं, गाँव है, तालाब है, जानवर, कच्चा मकान है,
नदी है, तालाब है, वहाँ जाके फ़ोटो सेशन करवा लेता हूँ। अच्छा व्यू निकालता हूँ एकदम, फिर उसको फिर सोशल मीडिया में डाला, फिर उसको एन्जॉय किया। वो चीज़ें हर एक चीज़, अब उससे उससे क्या होता है कि आप यदि 22 आवर 24 आवर भी काम कर लो ना, तो आपको लगेगा नहीं कि हम काम किए, क्योंकि आपने बीच-बीच में एन्जॉय कर लिया है। तो इसी तरह से वो डील हो जाता है सब कुछ, स्मूथली चलता है सारा कुछ। सर अभी के यूथ जो मतलब इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आप कोई मैसेज या कोई सजेशन या कुछ ऐसा मतलब जो आप अपनी जर्नी में फॉलो करते आए या आपको एक डायरेक्शन मिला है उस चीज़ से, ऐसा कुछ शेयर करना चाहते हैं? यूथ के लिए स्पेशल संदेश है कि सपने देखो, बड़े सपने देखो, ठीक है? एक शेर याद आता है कि माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ, पर मेरा शौक़ तो देख, मेरा इंतज़ार तो देख। तो बड़े सपने देखो। मैंने भी, मुझे बतलाया कि मैंने जब ये सपना देखा कि डॉक्टर बनना है, सारे लोग विरोध किए कि आखिर ये तुम कैसे कर सकते हो कि तुम बन सकते हो, किसी को ऐसे करते हुए देखे हो। लेकिन ज़िद था, यदि अपने सपने को पूरा करने के लिए ज़िद्दी बनना पड़े तो बनो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात है, रिसोर्सेज़ कभी भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं हो सकता है, ठीक है? हो सकता है कि वो आपको कुछ लेट करे, जैसे हमको 5 साल 6 साल स्ट्रगल करना पड़ा, तब जाके कॉलेज में एडमिशन हुआ। तो जो रिसोर्सेज़ नहीं हैं यदि आपके पास, तो आपको हो सकता है कि आपको थोड़ा लेट लगे, लेकिन आपके पास यदि विल पावर है, करने का जो शक्ति सामर्थ्य है कि हम इस चीज़ को कर लेंगे, तो आप कर सकते हैं। जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो पैसे वाले का जो बच्चे हैं, जो बड़े घर के बच्चे हैं, उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन उन्होंने लाइफ में कभी लड़ना नहीं सीखा। वो जो बोलते हैं उनके पेरेंट्स उसको पूरा कर देते हैं। उन्होंने कभी कमी नहीं देखा, तो वो फाइट नहीं कर सकते हैं। जो कंपटीशन है वो फाइट है। एक बार आप हार गए, दूसरी बार किए, तीसरी बार अटेम्प्ट किए, चौथी बार अटेम्प्ट किए, तो ये बड़े घर के बच्चे नहीं कर सकते हैं। वो एक बार लड़ेंगे, 2 बार लड़ेंगे, तीसरी बार नहीं हुआ, उनके मम्मी पापा खुद टेंशन में आ जाते हैं, अरे इसको भेजो, जैसे कोई मेडिकल का तैयारी कर रहा है। 2 बार नहीं निकला, तीसरी बार उनके मम्मी पापा खुद पैसा दे करके और प्राइवेट कॉलेज में जाके एडमिशन करवा देते हैं। तो वो उनके पास वो लड़ने का कैपेसिटी नहीं होता है। लेकिन यदि कोई गाँव का बच्चा है, यदि कोई किसान के घर में है, तो उसके पास लड़ने का कैपेसिटी होता है। हाँ, आपने जो आनंद सर का सुपर 30 मूवी है, उसमें आपने एक कहावत सुना होगा, उसमें एक डायलॉग सुना होगा कि तुमको डर किस बात का है, तुम्हारे पास है क्या जो तुमको खोने का डर है। तो वो लोग होते हैं ना, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होते हैं। तो वो यदि अटेम्प्ट लेते हैं, वो यदि काम करते हैं, तो वो अपने लाइफ में बहुत बड़ा कुछ कर जाते हैं। जैसे हम अपनी एग्ज़ाम्पल बताएं, तो अब मैंने बोला कि मेरे जो स्कूलिंग हुआ है, वही जो टिपिकल गाँव का जो सरकारी स्कूल होता है, उसमें बेंच भी नहीं होता था, बोरा लेकर के और स्लेट लेकर के जाना होता था वहाँ स्कूल में। तो वहाँ से आए हैं हम, और अच्छी तरह से पता है कि उसी दौरान बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बड़े-बड़े स्कूल में पढ़े होंगे, डीएवी, डीपीएस, बड़ी जगह पे पढ़े होंगे, लेकिन आज भी बहुत सारे बच्चे को मैं पीछे छोड़ दिया, जिनको रिसोर्सेज मिला होगा, जिसको वहाँ से लेकर के अपने मेडिकल का तैयारी तक करने तक में कभी भी रिसोर्सेज का कमी नहीं हुआ होगा, वो लोग भी मेरे पीछे छूट गए हैं। और मैं जिस मुकाम पे हूँ, यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, गिने चुने हुए लोग हैं। तो ये हिम्मत नहीं हारना है कि हमारे पास, हाँ, लाइफ में कभी भी एक्सक्यूज़ नहीं देना है, ये चीज़ नहीं है तो इसलिए हम नहीं कर पाए, हमको पैसा नहीं मिला, हमको ट्यूशन नहीं मिला, तो हम ऐसे नहीं कर पाए। तो एक जुनून होना चाहिए कि हम कर लेंगे। और आप जब एक जुनून के साथ चलते हैं ना, तो आपको एक रास्ता मिलते जाता है। मैं अपनी कहानी बताऊं, तो मैं जब आया था यहाँ, तो भाग के आ तो गया था कि हाँ यहाँ रहना है, लेकिन अब ये नहीं पता था कि हमको ट्यूशन के पैसे कहाँ से आएंगे, फ़ी कहाँ से आएंगे। तो क्या हुआ था कि मैं संदलपुर में रह रहा था, तो वहाँ पे एक बायोलॉजी के टीचर थे, अजीत कुमार। अब हमको नहीं पता था कि हम कहाँ से लाएंगे, उनका जो फ़ी है कहाँ से। मैं एक दिन उठा और उनके यहाँ चला गया। तो क्या हुआ कि वहाँ पे गया, उनसे, उनके जो डायरेक्टर थे, उनके भाई, छोटे भाई थे। तो मैं उनसे बात किया, तो पता चला ना कि आप यहाँ पे 1 महीना फ्री पढ़ने दिया जाता है, और 1 महीना के बाद वहाँ से आपको पैसा देना होता था। तो मैं आगे नहीं सोचा, 1 महीना के बाद क्या होता है मैंने नहीं सोचा, मैं ज्वाइन कर लिया और जाने लगा। अब 1 महीना तक जो गया ना,
उसके बाद देखिए आप जब आप किसी चीज़ के लिए आप सच्चे मन से लगते हैं ना, तो कहीं न कहीं ऊपर वाले का एक हाथ होता है। उसके बाद ये हुआ कि उसके बाद डायरेक्टर हमको कभी उसके बाद टोका ही नहीं कि आपको आपने फ़ी नहीं दिया है। मैं ऐसे ही पढ़ते गया, पूरा साल गुज़ार लिया, एक बार डायरेक्टर हमको नहीं टोका। हो सकता है कि उसके दिमाग में ये हुआ कि नहीं इसने जमा कर दिया है, चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन उसने कभी हमको टोका ही नहीं। कभी-कभी ये भी लगता था, वो नोट्स भी देते थे, तो कभी-कभी ये भी लगता था कि अरे! हम पैसा भी नहीं लिए, इनका नोट्स भी ले रहे हैं। तो खुद में लगता था, बट लगता था कि यार इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है, यही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर रोड पे जाओ। तो यही होता है कि जब आप लाइफ में आगे बढ़ने लगते हैं ना, तो आपको एक रास्ता मिलते चलता है, मिलते जाता है। मैं 2011 की बात करें, तो उस टाइम में जब जब 4-5 साल हो गया था, तो सबने बोला कि कुछ तो करो, कम से कम ग्रेजुएशन तो कर लो, बीएससी तो कर लो, एमएससी तो कर लो। मेरी एक ज़िद थी, करेंगे तो यही करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। तो बहुत प्रेशर आया, तो फिर घर वाले बोले कि कुछ टेक्निकल निकाल के दिखाओ। तो मैंने पैरामेडिकल का फॉर्म भरा, और उस समय में क्या हुआ कि मेरा जो है सिलेक्शन लैब टेक्नीशियन में हुआ पीएमसीएच में। तो सिर्फ़ हमको दिखाना था कि देखो हम कर सकते हैं। अब मैं जब वो कर लिया, तो देखो लाइफ़ में क्या होता है ना कि कभी-कभी आपको एक जो इस लाइफ़ के एक स्टेज होता है ना, वहाँ पे एक कंफर्टेबल ज़ोन मिलता है आपको। तो एक कंफर्टेबल ज़ोन मिला हमको वहाँ। अब क्या हुआ कि अब सब बोलने लगे, अरे! ये भी तो ठीक ही है, यहाँ से भी तो हम कुछ कमा सकते हैं। तो लिटरली मैंने डायरेक्ट मतलब इतना स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लिया कि तुम ऐसे यदि आप ऐसे हम पे प्रेशर डालोगे ना, तो यहाँ से भी मैं नाम कटवा मैंने वहाँ पे एडमिशन करवा लिया था। एडमिशन करवा के और बोला कि ठीक है 1 साल ऐसे रहने देते हैं, अगले साल नहीं होता है तो फिर हम आकर के जॉइन करेंगे। लेकिन हम एक अटेम्प्ट लेंगे, यदि हम इतने करीब आ गए हैं तो हम एक अटेम्प्ट लेंगे। तो मैं जब वहाँ पे कर लिया, तो फिर वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लाइफ में ज़रूरत होता है, आपको एक ज़ोन मिलेगा, वहाँ से ऊपर भी आपको जाना होता है। तो वहाँ पे मैं बोला कि इसको हम यहीं छोड़ते हैं और हम एक अटेम्प्ट और देखते हैं, और एक अटेम्प्ट देखा और अगली बार एमबीबीएस। तो वही होता है कि लाइफ में आपको रिस्क लेना पड़ेगा, यदि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, रिस्क लेना पड़ेगा, आपको अदर रास्ते को बंद करना पड़ेगा। यदि आपको आगे बढ़ना है, अभी की बात करें तो अभी मैं इतने बड़े लेवल पे चला गया हूँ कि दिन में 10-15 कॉल ऐसे ही आते हैं कि डॉक्टर साहब आपका क्लिनिक कहाँ है, हमको आपके क्लिनिक में आना है। लिटरली वो लोग वो होते हैं जिसको मैं फ़ी बांध दूँ 500-1000 तो वो लोग देंगे, वैसे लोग होते हैं। लेकिन हमने उस रास्ते को ब्लॉक करके रखा है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि मैं जिस दिन क्लिनिक सेटअप में बैठ जाऊँगा, जिस दिन एसी में चैम्बर में बैठ गया, उसके बाद मेरा बाहर निकलना बंद हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे मेरे मरीज़ आ रहे हैं, वहाँ पे मैं पैसा कमा रहा हूँ, मरीज़ आ रहा है, वो भी एक तरह का सेवा है। लेकिन उसके बाद मैं वहाँ बंद जाऊँगा और वहाँ से बाहर नहीं जा सकता हूँ। यदि हमारे पास एसी में बैठ के मरीज़ आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है आज यहाँ से 200 किलोमीटर दूर इतने गर्मी में जाना। अभी का समय देखो, अभी भी हमारा संडे हेल्थ कैंप लगता है। अभी भी मैं यहाँ से जाऊँगा तो उस जगह पे बैठूँगा जो ओपन पूरा एरिया है। तो तो आपको यदि कंफर्टेबल ज़ोन मिल रहा है तो क्यों जाइएगा आप स्ट्रगल करने के लिए? क्यों जाइए यहाँ से 200 किलोमीटर दूर गाँव में जाओ, वहाँ पे जा कर के कैंप लगाओ, वहाँ पे लोगों को समझाओ। इवन लोग ऐसे होते हैं ना कि आप फ्री में टेस्ट कर रहे हैं ना, वो नहीं करवाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम बीमार नहीं हैं। लोगों को समझाना पड़ता है कि आपको टेस्ट करवाना। मैं मैंडेटरी कर दिया हूँ कि आपको यदि दर्द भी है, घुटने में दर्द है, आपको घुटने में दर्द का दवा लेना है, तो जब तक आप टेस्ट नहीं करवाइएगा हम दवा नहीं देंगे आपको। तो उनको इस तरह से बांध करके टेस्ट, और वही जब टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि उनका बीपी हाई है, उनका शुगर हाई है, उनका हीमोग्लोबिन कम है, उनको पता नहीं है। तो ये करवा इतने बड़े चैलेंजेस लेने का नहीं ज़रूरत था। तो आपको स्ट्रांगली कुछ-कुछ रास्ते बंद करने, यदि आप बहुत दूर जाना चाहते हैं तो कुछ-कुछ कंफर्टेबल जो रास्ते हैं उसको बंद करना पड़ेगा, तभी आप जा सकते हैं। तो यही मेरा यूथ को जो संदेश है कि यदि मैं एक सुदूर गाँव से यहाँ तक आ सकता हूँ तो आप भी आ सकते हो। सर सर, आपने अभी जैसे बताया कि आप मतलब ब्लड शुगर और बीपी वगैरह सारी चीज़ों को चेक करते हैं, तो अगर वहाँ पे कोई उन्हें डिज़ीज़ जैसे डिडक्ट हो गया तो उसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? क्या कहीं आप लिंकअप हैं किसी सिस्टम से या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन से, ऐसा कुछ? देखिए जैसे कोई भी 2 तरह का हो सकता है। ये तो अर्ली स्टेज में हो सकता है।
या फिर जैसे प्री डायबिटिक, जैसे डायबिटीज़ की बात करें तो प्री डायबिटिक वाले स्टेज में हो सकता है। तो प्री डायबिटिक यदि कोई है तो हम उनको यदि लाइफ़स्टाइल, उनको नहीं पता था कि उनका शुगर बढ़ा हुआ, वो चीनी खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनको नहीं पता था कि उनका इसलिए वो कर रहे हैं। तो यदि उनको वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो यदि उनको हम समझाते हैं कि आप ऐसे लाइफ़स्टाइल चेंज कर लीजिए, तो वो हो सकता है कि वो उस स्टेज पे रुक जाए, उसको ज़िंदगी में भर में दवा नहीं खाना पड़े। अब जो जिनका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ, जिनको दवा खाने का ज़रूरत है, तो उनको मैं ये काउंसलिंग करता हूँ कि आपको ये दवा कंटिन्यू खाना है और आपको हर एक 3 महीने पे कम से कम टेस्ट करवाना है। तब आपको पता चलेगा कि दवा का डोज़ कभी कम हो जाएगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा, इस तरह से होता है। दूसरी हमारा जो है कि हर एक जो प्रिस्क्रिप्शन स्लिप है, वहाँ और सोशल मीडिया या इंटरनेट पे सब जगह मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है। तो आप हमसे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि आपको कुछ लगता है हेल्थ से रिलेटेड आगे क्या करना चाहिए, तो वहाँ से आप व्हाट्सएप पे भी दिन में 20-30 लोगों को कम से कम हम एडवाइस करते हैं, टेली कंसल्टेंसी। तो इस तरह से हम उससे जुड़ते हैं, क्योंकि हर एक प्रिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर होता है। कोई भी आप वहाँ से बात हमसे खुद ही का नंबर होता है, मैं खुद रिसीव, आप लोगों ने भी किया होगा, तो मैं खुद, मेरे स्टाफ के पास मेरा नंबर नहीं होता है, मैं खुद ही रखता हूँ अपना नंबर। तो इस तरह से वो उनसे कनेक्ट होते हैं। दूसरा है हमारा एक फॉलो अप हेल्थ कैंप, जो हमें हर एक रविवार को दानापुर में लगता है। उस हेल्थ कैंप में हम वैसे ही लोगों को बुलाते हैं जिनको बार-बार चेक करने का ज़रूरत, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, उसके जो मरीज़ हैं उनको ज़िंदगी भर दवा खाना है। तो उस कैंप में हम वैसे ही लोगों को बुलाते हैं। तो उस कैंप में वही लोग आते हैं जिन्होंने दवा खाया, अब 3 महीना हो गया, चेकअप करवाने के लिए आना है, तो वो लोग आते हैं, वहाँ पे चेक करवाते हैं, उसके हिसाब से फिर आगे फ़ॉलो अप होता है। तो अगर उसमें कोई ऐसा डिडक्ट हो जाए जो मतलब जिसके लिए मेडिकल केयर ज़रूरी है या उनको हॉस्पिटलाइज़ करना होगा, अगर आपको ऐसा डिडक्ट होता है तो उसका क्या प्रोसेस है? उसका वही प्रोसेस है, मेरा कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, ना ही मैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से लिंक्ड हूँ। तो हम जनरली उनको आईजीएमएस, पीएमसीएच या एम्स उसको रेफ़र करते हैं। सर, तो आप इतने लोगों से मिले हैं, आप अभी आपने जैसे बोला कि 20-30 तो ऐसे ही कंसल्ट करके कॉल आते हैं। तो सर, कोई ऐसा स्टोरी या कोई कहानी या केस हुआ होगा जो एकदम बिल्कुल आपको हार्ट टचिंग लगा होगा और आपको मतलब डीपली इफ़ेक्ट किया उस चीज़ ने, ऐसा कोई? मैं तो हर दिन कहानी बनता है, हर दिन वो वैसे लोगों को देखता हूँ तो लगता है कि जब आप 200 किलोमीटर दूर चल के जाते हैं, ठीक है? और वहाँ एक ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनको आपको लगता है कि मैं यदि नहीं आता यहाँ ना, तो ये इसी हालत में कुछ दिन के बाद ये इमरजेंसी में होता है और उसको इलाज नहीं होता, वो दम तोड़ देता। तो वहाँ पे लगता है कि ये जो 200 किलोमीटर चल के आओ ना, ये आज सार्थक हुआ। और ये मैं यदि आ रहा हूँ, पसीना बहा रहा हूँ, बिना एसी, बिना पंखा का जो काम कर रहा हूँ, तो ये हमारा आउटपुट होता है। तो हमारे यहाँ हर एक दिन का, जितने भी गाँव में जाता हूँ, 2-4 मरीज़ ऐसे ही मिल ही जाते हैं। कुछ कैंसर के भी स्टेज मिलते हैं, कोई डायबिटीज़ है, डायबिटिक है, कोई बीपी के मरीज़ हैं, उनको क्या सर दर्द है, वो सर दर्द का दवा खा रहे हैं और बीपी का इलाज उनको कभी चेक ही नहीं किया। किन्हीं को कमज़ोरी है, वो विटामिन का टैबलेट खा रहा है, लेकिन पता चलता है कि ये इनको जो कमज़ोरी है वो शुगर के कारण है। तो इसी तरह की हर एक कहानी जो किसी के शरीर पे सही से कपड़ा नहीं है, बहुत सारे आपने सोशल मीडिया पे भी मेरा वीडियो देखा होगा। तो कोई इतने इमोशन में आ जाते हैं कि वहीं रोने लगते हैं। तो हर एक दिन एक कहानी बनता है और यही कहानी मेरा जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन अभी है, कि अभी लगता है, आपने बोला ना कि आपको कभी ये नहीं लगता है कि आप इसको छोड़ सकते हैं, अब बंद कर देना चाहिए। तो यही मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। मैं जितनी बार जाता हूँ, जितनी बार देखता हूँ, उतनी बार लगता है कि अरे इसको बंद कर देंगे तो ये लोग कहाँ जाएँगे। तो यही एक ये सिलसिला है जो अभी तक पिछले 5 सालों से चला आ रहा है और ये आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा। सर, आपने इतनी स्ट्रगल्स देखे हैं और इतना कुछ किया है, फिर उसके बाद अभी आप जिस मुकाम पे हैं, तो कभी ऐसा फ़ील हुआ या ऐसा कभी लगा हो कि ऐसा कोई चीज़ छूट गया है सर, जो कर लेना चाहिए था, आपको उस चीज़ का रिग्रेट हो अभी? देखिए, ज़िंदगी में हर एक कुछ ना आप नहीं हासिल कर सकते हैं। एक कहावत है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो वही चीज़ें, वही बातें हैं। जैसे अभी मैं बात करूँ तो मैं अभी तक सिंगल हूँ। तो पता है कि मैं कहीं उलझ जाऊँ तो फिर हो सकता है कि वहाँ पे दिक्कत है। तो फिर वही चीज़ होता है कि आप यदि किसी बड़े मुकाम की ओर गए हैं तो कुछ तो
त्याग करना पड़ेगा। और इतना आसान रहता है यूनिक बनना, तो हर कोई बन जाता। जो यूनिक रास्ते जो होते हैं ना, वो आसान नहीं होते हमेशा ही, और यदि वो आसान रास्ते हैं तो वो यूनिक नहीं हो सकते हैं। तो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ तो आपको डेडिकेट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, यदि आप बड़े सोच की तरफ बढ़ रहे हैं तो हर एक आदमी की ज़िंदगी में है वो। बहुत सारे लोग हैं जिनका पूरा फैमिली है, जैसे हमारे कलीग्स हैं, बहुत सबका फैमिली है, बच्चे हैं, तो उनको लगता है कि मैं इसके जैसा काम नहीं कर पा रहा हूँ जैसा वो ये कर रहा है। अब तो ये होता है, हर एक आदमी को सब कुछ नहीं मिल सकता है। सर, तो आपका एक अलग पर्सनालिटी है, जैसे आप लोगों के बीच रहते हैं, फिर आप डॉक्टर हैं, तो कोई एक ऐसा पहलू है जो मतलब लोगों से हटकर हो, मतलब जो आप लोगों को दिखाते हैं उससे कुछ अलग हो, या जैसे आप अभी हैं वैसे ही आप घर पे हैं, या वैसे ही आप पर्सनली भी वैसे ही? ये मैं आम आदमी आम देखो, अब क्या होता है ना कि जब आप ऊपर जाते हो, जब आप एक स्टेज पे आते हो ना, तो आम आदमी बना रहना भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम होता है, ठीक है? आपके साथ लोग ऐसे आ जाएँगे, आप ऐसे बिहेव करने लगेंगे तो आपको लगेगा कि अरे वो हमको स्पेशल बना रहा है, तो आपको आम बनना है। इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं जाता हूँ, अभी भी पिछले कैंप में गया था, मैं गाँव में गया, एक आम का बगीचा था, वहाँ पे एक साइकिल रखा था, साइकिल चला लिया वहाँ पे जाकर के। तो अपने आप को आप जितना ग्राउंड से जोड़ करके रखते हैं, तो आपके अंदर में ना उतने ईगोज़ जो है उतने जो वो कम होते हैं, और जितने आपके अंदर में वो कम होगा उतना आप ग्रो करिएगा। तो वो ज़रूरी है लाइफ में। हाँ, कभी-कभी क्या होता है ना कि जब आपको वाह-वाही मिल रहा होता है, वाह! बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तब यदि 1-2 क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग मिल जाएँ, तो लोग बहुत सारे लोगों को देखते हैं, वो बुरी तरह से वो नर्वस हो जाते हैं कि अरे! हम तो इतना काम कर रहे हैं, अब हमको लोग कैसे कैसे बुरा बोल देगा। तो लाइफ में जब आप उस स्टेज में पहुँचते हैं, तो वो क्रिटिसाइज़ को भी उतना ही एन्जॉय करना है जितना आप अपने एप्रिसिएशन को एन्जॉय करते हैं। तो लाइफ में कुछ-कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको आगे बढ़ने में, आपको ग्राउंड से जुड़े रहने में आपको मदद करता है। जैसे अभी की बात करूँ, मैं अभी एसी में भी बैठा हूँ, अभी बाहर जाकर के बिना एसी का भी रोड पे भी बैठूँगा। तो वो उस तरह का अपने अंदर में वो बना के रखा हूँ। अब यही मैं सोच लूँ कि अरे! उतना क्या ज़रूरत है गाँव में जाने का या फिर बाहर बैठने का, तो नहीं कर सकता हूँ वो काम। तो सर, आप वैसे जैसे अभी आपने बोला कि आप क्रिटिसिज्म और अप्रिशिएशन को भी मतलब एक जैसा देखना चाहिए, तो आप दोनों चीज़ों को बैलेंस कैसे करते हैं? मतलब क्रिटिसिज्म अगर आपको मिल रहा है और आपको लग रहा है कि अब ये एक्सट्रीम हो गया है, तो आप कैसे हैंडल करते हैं उस चीज़ को? कुछ नहीं, अपने आप जैसे देखते हो कि लोग पहली पहली बात होती है कि जो क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग हैं, वो कौन हैं, ठीक है? यदि अपने घर के हैं, अपने रिलेटिव हैं, तो कुछ सोचना पड़ता है कि उनको कैसे। यदि वो ऐसे आदमी हैं जिनको मैं नहीं जानता हूँ, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना। हाँ, यदि कुछ पॉज़िटिव है उसमें, क्रिटिसाइज़ कर रहा है और खुद को एनालाइज़ करो, लग रहा है कि ये पॉइंट हम में कमी है, तो उसको आप सुधार लो। दूसरी बात होती है कि लोग इंटेंशन रख कर के ये काम करते हैं, तो उसको आप उसी तरह से एन्जॉय करो। आपको वो जिस तरह से आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, उस तरह से वहाँ से आप हँस के, मुस्कुरा के निकल दो। जैसे बहुत सारे हमारे जो सोशल मीडिया पे कमेंट होते हैं, वो बहुत इस तरह से क्यों, इस तरह से, बट आपको यदि उसी की बात को कोई आपको यदि बोल रहा है कि आप ऐसे हो, आप गलत कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि हम गलत नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक लाइन ही उसको बोल दें कि नहीं ठीक है, आप ही सही बोल रहे हैं, तो हम वहाँ से निकल सकते हैं। उससे फ़ायदा है, आप अपना जो मेंटल स्ट्रेस है उसको आप कम कर सकते हैं। आप आपका जो इमोशन है, उस पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। कोई ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए कि जो सामने से आकर के आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर दे। यदि आपके बारे में कुछ क्रिटिसाइज़ कर रहा है कोई आदमी, आप उसको जस्टिफ़िकेशन देने लगते हो, आप उसको रिप्लाई करने लगते हो, तो वो सक्सेस हो गया। वो आपको डिस्टर्ब करने में सक्सेस हो गया। यदि उसको आप निग्लेक्ट कर देते हो या फिर उसको जॉली मूड में ले लेते हो, तो वो आदमी सामने वाला और भी डिप्रेस होगा कि अरे हमने इतने कोशिश किया और सामने वाला वैसा ही है जैसे पहले था। तो ये लाइफ में सीखना होता है। ये जितने भी आप आगे बढ़ोगे, इस चीज़ का ज़रूरत और होता है और आपको सीखना पड़ता है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि कोई भी मुकाम हासिल करना हो या करियर बनाना हो, तो फैमिली, फ्रेंड्स और आपके आसपास के लोग उतने ही इन्वॉल्व होते हैं। मुझे लगता है कि वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके करियर में या आपकी लाइफ में।
तो सर आपका कोई आपकी फैमिली ने कैसे ये रोल निभाया है और आप मतलब कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए 2-3 बातें हैं, ठीक है। पहली है कि अ, एक फैमिली का एक रोल होता है नो डाउट, जो आपको पाले-पोसे हैं, जो आपको बड़े किए हैं, उनका एक रोल होता है, जिसके कारण आप सर्वाइव कर रहे हैं। तो पहले जो मैं अपना रोल मॉडल मानता हूँ, तो वो मेरी मम्मी है, क्योंकि वो उस ग्रामीण परिवेश में रह कर के और इस तरह से कर के और उन्होंने हमको इस लेवल तक पहुँचाया। तो नो डाउट वो मेरे अच्छे सपोर्ट हैं। दूसरी बात होता है कि जब आप अपने लाइफ के एडवर्स कंडीशन में होते हैं, बुरे वक्त में होते हैं, तो मैं अपने बुरे वक्त से ये सीखा है कि बहुत सारे लोग आपके आसपास नहीं होते हैं। आपको कभी कभी अकेला भी रहना पड़ता है। और मैं अपने लाइफ का करीब 10 साल की बात करूं, जहां पे मैं ही और मैं सिर्फ रहता था। तो वो चीज़ें हैं ना, वहाँ पे आप कितने मेंटली मैच्योर हैं। और मैं आपको बोला ना कि जब मैं उस टाइम में था तो मैं इसलिए रोता था कि हमको लगता था कि मेरे आस-पास में इतने पैसे वाले हैं और मैं एक ट्यूशन फ़ी के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, एक रहने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, कोई हेल्प क्यों नहीं कर रहा है? तो वो चीज़ें होता है कि जब आप उस फ़ेज़ में हैं तो आपको लगेगा कि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत कम लोग, गिने-चुने लोग आते हैं, 1-2 लोग मिलेंगे जो आपको उस टाइम में आपका हेल्प करेंगे। और नो डाउट यदि वो लोग आपकी ज़िंदगी में हैं, तो आप कितने भी बड़े पोस्ट पे चले गए हैं, उन लोगों को नहीं छोड़ना है। तो इसी तरह से है, बट ओवरऑल स्ट्रगल आप ही को करना पड़ता है। और मेरे लाइफ़ में भी था, जब मैं बन गया था तो मेरे पास भी 2 तरह का सोच था। मेरे गलत समय पे, मेरे एडवर्स कंडीशन पे हमको कोई साथ नहीं दिया, तो हम भी किसी का नहीं करें जैसे अभी लोग करते हैं। आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी कि ये ऐसे करके किताब बेच करके, पेपर बेच करके, जूता सिल करके, ऐसे करके बड़े आदमी बन गए। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो बनने के बाद फिर पीछे मुड़ते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं। वो लोग अपनी ज़िंदगी में ढल जाते हैं। वो लोग तो मेरा भी वही था कि मेरे पास 2 रास्ते थे कि एक, यदि हमारे लाइफ में कोई हेल्प करने वाला नहीं मिला तो मैं भी किसी का हेल्प नहीं करूँगा। खुद के लिए सोचूँ, खुद के लिए पैसा जमा करूँ, गाड़ी हो, बंगला हो, ज़मीन हो, खुद के लिए करूँ, क्योंकि लोग किसी का बुरे वक्त पे काम नहीं देते, यही चीज़ काम देता है। दूसरी मेरे पास ये रास्ता था कि यदि मेरे बुरे वक्त पे लोग काम नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब वैसे लोग इस दुनिया में नहीं हैं, बहुत कम हैं, रेयर हैं, जो आपके एडवर्स जो आपका कंडीशन है वहाँ पे खड़ा हो। तो हमको वैसा आदमी बनना है। तो मैंने इसी रास्ते को चुना है कि नहीं, ऐसे कम लोग हैं जो आपको मुसीबत में साथ दे। तो मैं इसी रास्ते पे चल रहा हूँ कि वैसे लोगों का साथ करना है जिसका कोई नहीं है। तो मैं उसी रास्ते पे चल पड़ा हूँ और वो एक काम करके सैटिस्फैक्शन मिलता है कि नहीं, आज मैंने किसी का हेल्प किया जो नीडी था, और खुश रहता हूँ, इसी में खुश रहता हूँ, इसी को एंजॉय करता हूँ बस। और यही कारण है कि मैं इतना कुछ डेडिकेट कर, और उसको अपना मान, क्या होता है कि एक लाइफ में एक कंसेप्ट होता है अपने का, ठीक है। दुनिया में हर एक लोग अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इवन हमसे भी बहुत ज़्यादा लोग काम करने वाले हैं। ऐसे भी डॉक्टर हैं जो एक साथ 4-4 क्लिनिक देख रहे हैं, दिन में 20 घंटा बाद काम कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन हर एक आदमी अपने लोगों के लिए जी रहे हैं, वो अपने बच्चे के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए जी रहे हैं, क्योंकि वो उनको अपना मानते हैं। मेरे साथ ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है, तो मैं उसी लोगों को अपना मानता हूँ जो लोग ज़रूरतमंद है, जिसको मैं आज से पहले कभी नहीं देखा हूँ, और हो सकता है कि मैं इलाज करके आऊँ उसके बाद उसको फिर से दोबारा नहीं मिलूँ, लेकिन हमको मानना पड़ता है कि ये लोग मेरे अपने हैं, तभी मैं उस पर सारा इन्वेस्ट कर पा रहा हूँ। जिस दिन मैं ये समझ जाऊँ कि ये मेरे अपने नहीं है, उस दिन मेरे मन में आएगा कि इससे हमको आउटपुट क्या हो रहा है, हम उसमें इनपुट कितना डाल रहे हैं, मेरा लॉस क्या हो रहा है, मेरा गेन क्या हो रहा है, तब फिर हम इस काम को नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ज़िंदगी में करना होता है। थैंक यू सो मच, आप आए, आपने अपना वक्त दिया और दर्शकों को अपनी इतने सारे स्ट्रगल्स, उसके पीछे की कहानी, आप कैसे वहाँ से यहाँ तक पहुँचे, वो शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच आप लोगों की, आपकी टीम को, आपने इतने मेहनत करके और इस काम को किया है। धन्यवाद।